चैप्टर 11 नम्रता द सीबीआई ऑफिसर। भार्गव का मिशन बस पूरा होने वाला था, लेकिन तभी किसी ने आकर उस सब काम बिगाड़ दिया। लेकिन वह उस आदमी के पास एक जीपीएस लगाने में सक्षम हो गया था, लेकिन वह आदमी जो उस रास्ता रोककर उसके लड़ाई की, उसे किसी ने कार में लेकर निकल गया और किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। और जब वह उस आदमी के पैर पर गोली मारी तो वह बच गया था और भार्गव उसके तरफ जाने लगा, लेकिन किसी ने आकर उसे गन पीछे से सटा दिया। भार्गव के होश ही उड़ गए थे, इसीलिए वो बोला, तुम कौन हो, मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो। तभी पीछे से आवाज आई, जिसे सुनकर भार्गव के होश ही उड़ गए। वो और कोई नहीं, वो दूसरी लड़की थी जो भानु के साथ किडनैप हुई थी। भार्गव बोला, तुम होश में क्यों आए, देखो मुझसे मत डरो, मैं डिटेक्टिव शैडो हूँ, ये मेरा पहला मिशन है, मैं तुम कुछ नहीं करूंगा, बस तुम ये ध्यान दो कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम मुझे छोड़कर दो। वह लड़की गुस्से से बोला, तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया और अपने आप को डिटेक्टिव बताते हो, चल अब अपना मास्क हटा और मुझे कुछ बता कि तुम कौन हो और यहाँ किस टीम से हो, तुमने मेरी साथियों को क्यों मारा। भार्गव बोला, मैंने कहा कि मैं डिटेक्टिव शैडो हूँ और मैं अपने मिशन पर आया हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मैंने कैसे तुम्हारा प्लान बिगाड़ दिया, तुमने तो मेरा प्लान खराबन कर दिया और मैंने बस गुंडे को मारा है, मतलब तुम भी एक गुंडी हो। वो लड़की चिढ़ते हुए बोली, मैं नम्रता राठौर सीबीआई ऑफ FICER इस केस की जांच करने के लिए यहाँ आई हूँ और कुछ जानना है तुझे, ये देख मेरा कार्ड। उसके इस एटीट्यूड को देखकर भार्गव बोला, सच में तू गुंडी ही है, अगर तू सच में सीबीआई ऑफिसर है तो तेरी उम्र ही क्या अभी 21 साल के आसपास दिख रही हो तुम, और अपने आप को सीबीआई ऑफिसर कहते हो, ये कार्ड कहाँ से बनवाया। इतना सुनते ही नम्रता चिढ़ते हुई बोली, तो क्या समझाया है बे, ध्यान से देख, तुम कभी कार्ड देखे भी हो, वैसे मजाक में डिटेक्टिव हो, तुम्हारी उम्र ही क्या लग रही है। दोनों लोग आपस में बहस कारण लग। थोड़ी देर बाद भार्गव यह मान लिया, वह लड़की 23 साल की यंग सीबीआई ऑफिसर थी जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जब नम्रता ये कहा कि तुम्हें 2 लोगों मारने के लिए जेल होगी, भार्गव को यह आया, वो 4 लोगों को गाड़ी में पॉइजन नीडल से हमला किया था, शायद वे लोग नहीं बचे होंगे। वह ज्यादा कुछ सोचा और दौड़कर वैन में दोनों को एंटीडोट दे दिया। वह जहर जो भार्गव ने नीडल से उन्हें दिया था वह 10 के बाद पूरे शरीर में फैल जाता है। नम्रता से भार्गव बोला, मैंने जिन्हें इंजेक्शन दिया वे जल्दी ठीक हो जाएंगे, पक्का वे तुम्हारे आदमी ही न एक। अच्छा अब मैं चलाता हूँ, तुम्हें कोई हेलो हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। नम्रता ये सुनकर हंसने लगी और बोली, तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं, तुम क्या चाहते हो, सीबीआई तुम्हारी हेल्प लेगी। यह सुनकर भार्गव बोला, ठीक है देखो क्या होता, लेकिन शायद तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जो तुम्हें न पता हो। नम्रता और जोर से हंसने लगी, तुम्हें मेरे ऊपर चांस मरने लगे, लेकिन तेरे में वो दम है जो कि एक डिटेक्टिव में होना चाहिए। इस केस में मैं एल्विश को ले जा रही हूँ, बाकी का सीबीआई देख लेगी, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। भार्गव ने कुछ नहीं बोला और वह भानु को लेकर जाने लगा, लेकिन वह जाता कैसे, अब तो समय 5 बजाने वाले थे और भार्गव को जल्दी जल्दी से अपने घर तक भी पहुँचना था, नहीं तो उसकी मॉम सोकर उठ जाती तो वह उन्हें क्या जवाब देता है। भार्गव बोला, ओ हेलो सीबीआई, क्या तुम हम दोनों को एल्विश के घर तक लिफ्ट दे दोगे, हमारे पास पैसा नहीं है और ये बेहोश है तो मुझे जल्दी से इसे कुछ इंजेक्शन देना होगा, नहीं तो इसके सर पर बहुत असर पड़ने वाला था। नम्रता उसकी बात के सुनकर बोली, तुम डिटेक्टिव कैसे हो, तुम इतना गरीब हो तो तुम कोई फटीचर सुपर हीरो तो नहीं जो किसी का हेल्प फ्री में करते हो। भार्गव बोला, मैं फीस लेता हूँ लेकिन अमीर से गरीब से नहीं, अब तुम चलो जल्दी से मुझे लिफ्ट दो, नहीं तो मेरा क्या होगा, शायद तुम सोच नहीं सकते हो, मुझे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती एक भयंकर सपने के वजह से। नम्रता ने उसे लिफ्ट दे दिया। भार्गव बोला, ओ हेलो सीबीआई, क्या तुम हम दोनों को एल्विश के घर तक लिफ्ट दे दोगे, हमारे पास पैसा नहीं है और ये बेहोश है तो मुझे जल्दी से इसे कुछ इंजेक्शन देना होगा, नहीं तो इसके सर पर बहुत असर पड़ने वाला था। नम्रता उसकी बात के सुनकर बोली, तुम डिटेक्टिव कैसे हो, तुम इतना गरीब हो तो तुम कोई फटीचर सुपर हीरो तो नहीं जो किसी का हेल्प फ्री में करते हो। भार्गव बोला, मैं फीस लेता हूँ लेकिन अमीर से गरीब से नहीं, अब तुम चलो जल्दी से मुझे लिफ्ट दो, नहीं तो मेरा क्या होगा, शायद तुम सोच नहीं सकते हो, मुझे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती एक भयंकर सपने के वजह से। नम्रता ने उसे लिफ्ट दे दिया। भार्गव बोला, ओ हेलो सीबीआई, क्या तुम हम दोनों को एल्विश के घर तक लिफ्ट दे दोगे, हमारे पास पैसा नहीं है और ये बेहोश है तो मुझे जल्दी से इसे कुछ इंजेक्शन देना होगा, नहीं तो इसके सर पर बहुत असर पड़ने वाला था। नम्रता उसकी बात के सुनकर बोली, तुम डिटेक्टिव कैसे हो, तुम इतना गरीब हो तो तुम कोई फटीचर सुपर हीरो तो नहीं जो किसी का हेल्प फ्री में करते हो। भार्गव बोला, मैं फीस लेता हूँ लेकिन अमीर से गरीब से नहीं, अब तुम चलो जल्दी से मुझे लिफ्ट दो, नहीं तो मेरा क्या होगा, शायद तुम सोच नहीं सकते हो, मुझे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती एक भयंकर सपने के वजह से। नम्रता ने उसे लिफ्ट दे दिया। चैप्टर 12 भार्गव आखिरकार कामयाब हो चुका था। भार्गव शैडो डिटेक्टिव बन चुका था। वह एक्सीडेंटली अपने पहले ही कैसे में सीबीआई ऑफिसर नम्रता राठौर से मिल गया, जो कि दिखाने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही यंग आगे की थी। वैसे उसके आगे की ज़्यादातर लड़कियां फैशन शो या मॉडलिंग करती होगी, लेकिन ये तो सीबीआई ऑफिसर बन गई, आखिर इसे क्या जल्दी थी।
1258 अब भार्गव एल्विश को नम्रता को सौंप दिया और भानु को लेकर अपने घर जाने लगा, लेकिन अभी 5 बजे थे, उसे जल्दी से जल्दी घर भी पहुंचना था। वो नम्रता से लिफ्ट मांगा और नम्रता उसे एल्विश के घर छोड़ दिया। उसके बाद भार्गव वहां से अपना बाइक उठाया और लेकर अपने घर के तरफ जाने लगा। भार्गव नम्रता को भानु को छोड़ने के लिए कहा और नम्रता मना नहीं कर पाई, क्योंकि भर उसके बदले उन्हें उसके गंगा के लीडर का लोकेशन देने का वादा किया। अब तक समय 6 बजाने वाले थे। भार्गव बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, बड़े मुश्किल से वह अपने घर पहुंच पाया, लेकिन सुबह बहुत हो चुकी थी, तो वह अपने गैराज में ही बाइक को छुपाया, उसके साथ अपना सारा सामान छुपाया और फिर दौड़ते हुए घर जाने लगा। वह अपने घर पहुंचने ही वाला था कि देखा उसकी मां रिया बाहर आकर रूही आंटी से बात कर रही थी। उसे लगा जरूर उसी के बारे में पूछ रही होगी। वह उनके तरफ जाने लगा कि उतने में नम्रता अपनी कार से भानु को छोड़कर आ रही थी। उसे समझ में आ गया कि भानु अब सही सलामत घर पहुंच चुकी थी। भार्गव नम्रता को देखकर कहने हंसने लगा और अपने मॉम के पास चला गया। 12:58 रिया भार्गव को देखकर बोली, भार्गव तुम कहाँ गए थे? इतनी रात को तुम्हारा दरवाजा भी अंदर से बंद था और तुम बाहर कैसे गए? तुम्हारा रूम तो सेकंड फ्लोर पर है, तुम विंडो से भी नहीं निकल सकते, क्या चल रहा है? आज शाम को भी अपना दरवाजा बंद किए हुए थे, आखिर तुम गुम कहाँ हो जाते हो? भार्गव ये सुनकर चुप रह गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह मेरा पहला केस है, लेकिन मैं 2 बार पकड़ा जा चुका ही, एक बार सीबीआई से, लेकिन अब मैं मॉम को क्या बताऊं? लेकिन क्या बताऊं? वो बड़े ही प्यार से अपने मॉम को देखने लगा और बोला, क्या मॉम आपको गलत लगा? मैं दरवाजे से बाहर निकलकर जॉगिंग के लिए गया था, शायद किसी वजह से डोर लॉक हो गया होगा, मैं कैसे सेकंड फ्लोर से नीचे आ सकत हूँ? मॉम चलो अंदर चलाता हूँ। रिया कुछ सोचा और बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कब से 5 बजे उठाने लगे और जॉगिंग करने लगे? कब से? क्या कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ गई? जैसे यह बात रूवी ने सुनी, जो कि अभी अभी अपने घर से बाहर निकल रही थी। भार्गव ने कुछ नहीं बोला और अपने आप सोचने लगी। रूवी यह से कर हंसते हुए बोली, क्या भार्गव तुम जॉगिंग करने गए थे? क्या बात है, तुम तो सच में बाहर निकलने लगे इतनी सुबह को? वाह। भार्गव बोला, तुम लोग फालतू के ही सोच रहे, ऐसे कुछ भी नहीं है मॉम, और अब मैं कॉलेज जाने लगा हूं तो मैं एक लड़का नहीं दिखाना चाहता हूं, और सभी लोग कितने बड़े और मास्कुलर होते हैं, तो कोई मुझे मारा तो मैं कैसे बच पाएंगे? रूवी यह सुनकर हंसने लगा और बोली, क्या हुआ भार्गव, तुम क्या क्या सोचते हो? तुम वैसे भी बहुत ताकतवर हो, जब मुझे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे तो तुम अकेले कुछ ही सेकंड में उन लोगों को आसानी से हरा दिया थे, और तुम्हें फिर भी डरने की जरूरत है क्या? भार्गव कुछ नहीं बोला, वो सीधा घर के अंदर जाने लगा और जाते हुए बोला, मॉम जल्दी आयो, मुझे कुछ ड्रिंक चाहिए, और वह चला गया। रिया फिर से बोली, रूही मुझे लगता है कि भार्गव किसी को पसंद करने लगा, वह हमें नहीं बताना चाहता है, शायद वह उससे कुछ बड़ी हो, तभी तो वह जल्दी जल्दी से ताकतवर बनाना चाहता है। रूवी यह सब सुनकर अपने मन में भार्गव के कोश रही थी, वह डर रही थी। भार्गव उस बाद अंदर जाकर अपना डोर अनलॉक किया, उसके बाद वह सारा सामान छुपाया और फिर वह से बाहर आकर कुछ ड्रिंक बनाने लगा। उतने में मॉम अंदर आ गई और मुझे प्यार से देखती हुई बोली, भार्गव बेटा रुको, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो लो, हमें कॉलेज भी जाना है। भार्गव अक्सर रात में बहुत कम सोता है, अक्सर उसे बुरे सपने आने लगे थे। वह कुछ देर तक अपने रूम में गया और अपना लैपटॉप निकाल कर लेकर चला आया। उसके बाद वो कॉलेज अपन माँ के साथ कार में चला गया। आज उसका कॉलेज का दूसरा दिन था। वह सबसे पहले सिक्योरिटी से मिला और कार पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। वह देखा कि कैमरा के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया था। उस समय के फोटो थे ही नहीं जब कार का ब्रेक फेल किया गया। उसे अब विश्वास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और वह कुछ नहीं बोला, सीधा वहां से उठकर चला गया। उसे सिक्योरिटी गार्ड पर भी शक था, लेकिन जब वो उसके आंखों में देखा तो उस शक दूर हो गया, क्योंकि कल वो कुछ समय के लिए यहाँ पर था ही नहीं। भार्गव उस हाव भाव से पता कर चुका था। वह वहां से अपने कॉलेज की तरफ चला गया। वह फिर से अपने कॉलेज के पीछे देखा तो उसे फिर से वहां कुछ अजीब दिखा, सेम लाल रंग, जो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, कहीं ब्लड तो नहीं थे। चैप्टर 13 भार्गव के मॉम पर खतरा। भार्गव फैनली अपना पहला केस आधा सॉल्व कर चुका था और साथ ही वो भानु को भी बचा चुका था। भार्गव को हल्का से चोट लग गई थी, लेकिन उसके मॉम को ये पता नहीं चला। अब वो कॉलेज में आ चुका था और अपने कॉलेज के पीछे से वह फिर से उसी खंडहर में देखा कि कुछ खून सा दिख रहा था। उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ नहीं बोला और फिर वहां से चला गया। उसे इग्नोर करके चला गया, लेकिन क्लास में वह बैठा हुआ था। उस ध्यान अभी भी वहीं पर टिका हुआ था। वह क्लास में था लेकिन उसका ध्यान अभी भी वहीं पर था। वह से हटा तो उस आदमी पर आ गया जिसने उसका प्लान खराब किया था। आखिर वह कौन था जिसने इस आदमी को गाड़ी में लेकर चला गया? भार्गव के दिमाग में बहुत से सवाल थे। जब उसका क्लास खत्म हुआ तो वह अपने लैपटॉप से उस लोकेशन को ट्रेस करने लग, जो ट्रैकर वह उस अधेड़ उम्र के आदमी पर लगाया था, जो गाड़ी को बीच रास्ते में सूटकेस लेकर आया हुआ था और भार्गव को गोली मारी। जब भार्गव ने देखा कि उसका लोकेशन बीच शहर में ही दिख रहा था, अभी उसके लोकेशन से करीब 2 किलोमीटर के अंदर ही था, वह हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, वह उसके इतना करीब था। भार्गव कॉलेज खत्म होने से पहले ही निकल गया। उसका अगला क्लास उसकी मॉम लेने वाली थी। यही सोचकर भार्गव वहां से और निकल गया, क्योंकि उस पता था वो मुझे सभी के सामने इंट्रोड्यूस करेगी और फिर फालतू के मुझे सब बातें करेंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा। और वही सोचकर वह क्लास से ही नहीं बल्कि कॉलेज से बाहर
चला गया और वो सीधे उस आदमी के घर के करीब जाने लगा जहां पर उस ट्रैकर दिख रहा था। वह गया, देखा कि यह लोकेशन अब तो दूर होता जा रहा था क्योंकि शायद वह कॉलेज के पीछे की तरफ था। भार्गव दूसरी तरफ जाने लगा और वह देखा कि एक बड़ा विला जो कि 2 फ्लोर का था और वह उस कॉलेज के बहुत ही करीब था, लेकिन किसका घर था किसी को नहीं पता, सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वह नम्रता को यह बताने के लिए उस घर का एक तस्वीर खींच लिया और वहां से निकल गया। अभी भी उसका लोकेशन वहीं पर था। भार्गव ने एक छोटा सा कैमरा सामने के पोल पर लगा दिया ताकि वह वहां पर नजर रख सके। उसके बाद वह रूवी के स्कूल के पोल पर जो कैमरा लगाया था उस पर नजर रखने लगा। भार्गव को कुछ नया आइडिया नहीं आ रहा था। वह बिना कुछ सोचे कॉलेज के तरफ चला गया। कॉलेज में घुसते ही उसे एक लड़का दिखा जो कि उसके कार के पास खड़ा था, लेकिन कैसे उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह तुरंत उसके पास गया लेकिन वह वहां पर था ही नहीं। भार्गव को कुछ भी समझ में नहीं आखिर वह कौन था। वो उसका पीछा किया लेकिन वह वहां से जा चुका था। वह सिर्फ उसे पीछे से ही देखा था, उस चेहरा भार्गव देखा नहीं पाया। वह तुरंत सीसीटीवी को चेक किया तो उसे फिर से वही दिखा जो उसने देखा। उसे देखाकर वह हैरान ही रह गया क्योंकि वहां पर कुछ था ही नहीं और वही ही नहीं सभी कैमरा की कुछ देर के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। भार्गव सोच में पड़ गया क्योंकि वो रिकॉर्डिंग उसके आने जाने के समय ही नहीं थी। बिना डिलीट किया कोई कैसे कर सकता था? कहीं किसी हैकर ने तो नहीं किया? उसके अलावा किसी और के ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो सकती कि एक कॉलेज के कैमरा को हैक करना। या तो वो उसी कॉलेज से था या तो कोई हैकर, लेकिन कोई हैकर। भार्गव की मां से क्या दुश्मनी होगी जो उन्हें मारना चाहते हो? वह किसी न किसी मिस्ट्री में फंस ही जाता था। आखिर अब उसके मॉम से किससे दुश्मनी हो सकती थी? विशाल कुछ सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आया कि कहीं ये सब किसी वजह से नहीं, मुझे मेरी माँ के बारे में सब कुछ पता करना होगा। आखिर कौन हो सकता है? भार्गव अपने क्लास के तरफ चला गया। अभी तो उसके मॉम का लेक्चर खत्म होने ही वाला था, लेकिन भार्गव उतना इंतजार नहीं करने वाला था। वह क्लास में घुस गया और अपने सीट से अपना बैग लिया और बाहर निकलने लगा। उतने में उसकी माँ बोली, भार्गव बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्लास है, ऐसे कहीं नहीं जा सकते, चलो बैठो अभी क्लास चल रही है। भार्गव को पता था कि उसकी मॉम जाने नहीं देगी। वह बोला, मैम मुझे कुछ दिक्कत है, शायद मुझे एसिडिटी हो जाने से मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तो मैं घर जा रहा हूँ, बाद में शाम को आ जाऊंगा। उसके बाद भार्गव वहां से जाने लगा। रिया ये सुनते ही बोली, बेटा तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मैं विकास अंकल को कॉल कर देती हूँ, यहाँ से हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं होगा। ये लो कार की चाबी। भार्गव मैम के पास गया और कार की चाबी को लिया और उनके कान में कहा, विकास अंकल को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता और आप चिंता न करो मॉम, ये बस एसिडिटी है। उसके बाद भार्गव वहां से चला गया। उसके बाद कुछ देर में वह कार के पार्किंग में पहुंचा और अपन कार में बैठ गया। उसे कार में किसी अजीब लगा लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि कार की सब चीज़ सही थी, लेकिन कैसे? फिर वो लड़का उस कार के साथ क्या किया? कुछ तो जरूर किया था, नहीं तो सीसीटीवी फुटेज 11 बजे के बाद से लेकर 15 मिनट तक का कैमरा एकदम सा बंद था, लेकिन वह डिलीट नहीं किया गया था। उसके बाद वह कार स्टार्ट करके चला गया। अब कार में कुछ अजीब सा स्मेल करने लगा। भार्गव ने जैसे जैसे स्पीड बढ़ाने लगा, गाड़ी में बहुत अजीब लगने लगा और वह कुछ ही दूर जाते ही बेहोश होने लगा। और कुछ ही दूर जाने के बाद वह बेहोश हो गया और कार अचानक चलते चलते साइड में लगे एंगल से टकरा गई। आगे क्या होने वाला था? क्या भार्गव वही बीच रास्ते में बेहोश पड़ने वाला था? क्या वो पता लगा पाएगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा था? CH-14 भार्गव का एक्सीडेंट। भार्गव फैमिली अपना पहला केस आधा सॉल्व कर चुका था और साथ ही वो भानु को भी बचा चुका था। भार्गव को हल्का से चोट लग गई थी लेकिन उसके मॉम को ये पता नहीं चला। अब वो कॉलेज में आ चुका था और अपने कॉलेज के पीछे से वह फिर से उसी खंडहर में देखा कि कुछ खून सा दिख रहा था। उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ नहीं बोला और फिर वहां से चला गया। उसे इग्नोर करके चला गया, लेकिन क्लास में वह बैठा हुआ था, उस ध्यान अभी भी वहीं पर टिका हुआ था। वह क्लास में था लेकिन उसका ध्यान अभी भी वहीं पर था। वह से हटा तो उस आदमी पर आ गया जिसने उसका प्लान खराब किया था। आखिर वह कौन था जिसने इस आदमी को गाड़ी में लेकर चला गया? भार्गव के दिमाग में बहुत से सवाल थे। जब उसका क्लास खत्म हुआ तो वह अपने लैपटॉप से उस लोकेशन को ट्रेस करने लग जो ट्रैकर वह उस अधेड़ उम्र के आदमी पर लगाया था जो गाड़ी को बीच रास्ते में सूटकेस लेकर आया हुआ था और भार्गव को गोली मारी। जब भार्गव ने देखा कि उसका लोकेशन बीच शहर में ही दिख रहा था, अभी उसके लोकेशन से करीब 2 किलोमीटर के अंदर ही था, वह हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? वह उसके इतना करीब था। भार्गव कॉलेज खत्म होने से पहले ही निकल गया। उसका अगला क्लास उसकी मॉम लेने वाली थी। यही सोचकर भार्गव वहां से और निकल गया क्योंकि उस पता था वो मुझे सभी के सामने इंट्रोड्यूस करेगी और फिर फालतू के मुझे सब बातें करेंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा। और वही सोचकर वह क्लास से ही नहीं बल्कि कॉलेज से बाहर चला गया और वह सीधे उस आदमी के घर के करीब जाने लगा जहां पर उस ट्रैकर दिख रहा था। वह गया, देखा कि यह लोकेशन अब तो दूर होता जा रहा था क्योंकि शायद वह कॉलेज के पीछे की तरफ था। भार्गव दूसरी तरफ जाने लगा और वह देखा कि एक बड़ा विला जो कि 2 फ्लोर का था और वह उस कॉलेज के बहुत ही करीब था, लेकिन किसका घर था किसी को नहीं पता, सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वह नम्रता को यह बताने के लिए उस घर का एक तस्वीर खींच लिया और वहां से निकल गया। अभी भी उसका लोकेशन वहीं पर था। भार्गव ने एक छोटा सा कैमरा सामने के पोल पर लगा दिया ताकि वह वहां पर नजर रख सके। उसके बाद वह रूवी के स्कूल के पोल पर जो कैमरा लगाया था उस पर नजर रखने लगा।
भार्गव को कुछ नया आइडिया नहीं आ रहा था। वह बिना कुछ सोचे कॉलेज के तरफ चला गया। कॉलेज में घुसते ही उसे एक लड़का दिखा जो कि उसके कार के पास खड़ा था, लेकिन कैसे उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह तुरंत उसके पास गया, लेकिन वह वहां पर था ही नहीं। भार्गव को कुछ भी समझ में नहीं आखिर वह कौन था। वो उसका पीछा किया, लेकिन वो वहां से जा चुका था। वो सिर्फ उसे पीछे से ही देखा था, उस चेहरा भार्गव देखा नहीं पाया। वह तुरंत सीसीटीवी को चेक किया तो उसे फिर से वही दिखा जो उसने देखा। उसे देखाकर वह हैरान ही रह गया, क्योंकि वहां पर कुछ था ही नहीं, और वही ही नहीं सभी कैमरा की कुछ देर के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। भार्गव सोच में पड़ गया, क्योंकि वह रिकॉर्डिंग उसके आने जाने के समय ही नहीं थी। बिना डिलीट किया कोई कैसे कर सकता था? कहीं किसी हैकर ने तो नहीं किया? उसके अलावा किसी और के ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो सकती कि कॉलेज के कैमरा को हैक करना। या तो वह उसी कॉलेज से था या तो कोई हैकर, लेकिन कोई हैकर। भार्गव की मां से क्या दुश्मनी होगी जो उन्हें मारना चाहते हो? वो किसी न किसी मिस्ट्री में फंस ही जाता था। आखिर अब उसके मॉम से किससे दुश्मनी हो सकती थी? विशाल कुछ सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आया कि कहीं ये सब किसी वजह से नहीं, मुझे मेरी मां के बारे में सब कुछ पता करना होगा। आखिर कौन हो सकता है? भार्गव अपने क्लास के तरफ चला गया। अभी तो उसके मॉम का लेक्चर खत्म होने ही वाला था, लेकिन भार्गव उतना इंतजार नहीं करने वाला था। वह क्लास में घुस गया और अपने सीट से अपना बैग लिया और बाहर निकलने लगा। उतने में उसकी माँ बोली, भार्गव बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्लास है, ऐसे कहीं नहीं जा सकते, चलो बैठो, अभी क्लास चल रही है। भार्गव को पता था कि उसकी मॉम जाने नहीं देगी। वह बोला, मैम मुझे कुछ दिक्कत है, शायद मुझे एसिडिटी हो जाने से मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तो मैं घर जा रहा हूँ, बाद में शाम को आ जाऊंगा। उसके बाद भार्गव वहां से जाने लगा। रिया ये सुनते ही बोली, बेटा तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मैं विकास अंकल को कॉल कर देती हूँ, यहाँ से हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं होगा। ये लो कार की चाबी। भार्गव मैम के पास गया और कार की चाबी को लिया और उनके कान में कहा, विकास अंकल को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, और आप चिंता न करो मॉम, ये बस एसिडिटी है। उसके बाद भार्गव वहां से चला गया। उसके बाद कुछ देर में वह कार के पार्किंग में पहुंचा और अपन कार में बैठ गया। उसे कार में किसी अजीब लगा, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि कार की सब चीज़ सही थी, लेकिन कैसे? फिर वो लड़का उस कार के साथ क्या किया? कुछ तो जरूर किया था, नहीं तो सीसीटीवी फुटेज 11 बजे के बाद से लेकर 15 मिनट तक का कैमरा एकदम सा बंद था, लेकिन वह डिलीट नहीं किया गया था। उसके बाद वह कार स्टार्ट करके चला गया। अब कार में कुछ अजीब सा स्मेल करने लगा। भार्गव ने जैसे जैसे स्पीड बढ़ाने लगा, गाड़ी में बहुत अजीब लगने लगा, और वह कुछ ही दूर जाते ही बेहोश होने लगा। और कुछ ही दूर जाने के बाद वह बेहोश हो गया और कार अचानक चलते चलते साइड में लगे एंगल से टकरा गई। आगे क्या होने वाला था? क्या भार्गव वही बीच रास्ते में बेहोश पड़ने वाला था? क्या वह पता लगा पाएगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा था? चैप्टर 15 भार्गव ने पकड़ा किडनैपर को। भार्गव अपनी मां की कार लेकर निकल चुका था। उसे पता था कि कार में कुछ अजीब ही था, इसीलिए वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और बस हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। किसी को कुछ पता भी नहीं था, ना ही भार्गव को, कि इस कार में क्या अजीब था, लेकिन जैसे जैसे वह स्पीड को धीमे तेज करता उसके कर से एक अजीब से गैस निकलने लगती थी, और यही कुछ हुआ उसके साथ। कुछ आगे जाने के बाद भार्गव बेहोश होने लगा और अंत में जाकर एक साइड में लगे रोड सोडर से टकरा गया और एयरबैग खुल गया। भार्गव वहीं पर बेहोश हो गया। तभी वहां पर एक काली वैन आकर रुकी और उसमें से दो लोग निकले, लेकिन ये क्या था? जैसे ही वे लोग इस कार में भार्गव को देखे, उनके तो होश ही उड़ गया। भार्गव को देखा तो वह मास्क लगाए हुआ था, लेकिन ये क्या था? उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया और वे दोनों ज्यादा न सोचते हुए अपना काम करने लग। जैसे ही वे लोग भार्गव को उठाकर बाहर निकला, भ्रगाव पानी आंखें खोल दिया। उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा था, और भार्गव दोनों को एक एक इंजेक्शन दिया और दोनों बेहोश हो गए और उनको अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। उसके बाद पानाका करने लगा। उसके बाद कार का दरवाजा खोलकर अपना काम करने लगा। वह देखा कि उसने कैमरा जहां जहां लगाया हुआ था सभी जगह एक बार चेक किया, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। भार्गव को पहले से ही शक था, इसीलिए भार्गव अपने चेहरे को मास्क से ढक लिया। जब उन्हें पता चला कि कार में की गैस है जो उसे बेहोश कर रही थी, उसका शक सही निकल। उनका काम था भार्गव की मॉम रिया को किडनैप करना। कुकी उन्हें यही बताया गया था। कोमजाई सी कार कॉलेज से निकले, उसका पीछा करने लगा ने कुकी भार्गव सेम कार कल भी देखा था जो उसका पीछा करते हुए उनके घर तक चले गए थे। भार्गव को आज भी ऐसा कुछ होगा उसका उम्मीद नहीं था, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। भर्ब इसके बाद अपने घर से थोड़ी दूर पर एक गराज है जो कि काफी दिन से बंद रहता है, वही ले जाकर उन्हें एक चेयर पर बांध दिया। उसके बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। भार्गव को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी पावरफुल ड्रग्स कहाँ से मिली जो कि मेरे मास्क के ऊपर से असर कर जाए। अब उसे तो सच की बेहोशी आने लगी थी। भार्गव अपना मुंह धुला और दोबारा मास्क लगाया, फिर वहां से निकल गया। वह हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गया। वह तुरंत विकास अंकल को कॉल किया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बाहर आकर उसे यहाँ से ले जाए। वीर अभी हॉस्पिटल के बड़े से गेट के पास ही था और वहीं पर पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। करीब 1 घंटे के बाद भार्गव होश में आया, देखा कि वह एक बेड पर लेटा हुआ था। उसके पास विकास अंकल खड़े थे। भार्गव उन्हें देखते ही बोला, अंकल जी मुझे क्या हुआ था? क्या किसी को कुछ पता है इसके बारे में? मुझे लगा कि कार में कोई जहरीला गैस हो।
डॉक्टर विकास बोले, हाँ तुम्हें एक ऐसा ड्रग्स दिया गया था जिसकी हेल्प से किसी की जान लेना आसान नहीं लेकिन ओवरडोज से हो भी सकता है, लेकिन थोड़ी देर तुम कार में और रहते तो तुम इतनी जल्दी होश में नहीं आते, तुम्हें काम से कम एक दिन लग ही जाता। भार्गव को अब भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह कौन कर रहा था, उसे जान भी नहीं लेनी थी और फिर भी इतना डंगोरस गैस कार में लगाए था। हो न हो यह इसी आदमी का काम होगा जिसे मैंने कर के पास देखा था। भार्गव वहां से उठने लगा लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था। उसे आराम से लिटाते हुए विकास अंकल बोले, जैड बेटा तुम आराम करो, ये ड्रग्स तुम्हारे माइंड पर थोड़ा सा असर डाला है, कुछ देर बाद ये सब खत्म हो जाएगा, बताओ क्या काम है। भार्गव बोला, मॉम को पिकअप करना था और कार भी मेरे पास ही है, समझ गए ना, आप ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे मॉम को इन सब के बारे में, मैं जल्दी जल्दी से ये काम फिनिश कर दूंगा। विकास अंकल, ठीक है तुम आराम करो, मैं जाकर उन्हें पिकअप कर लूंगा। उसके बाद विकास अंकल वहां से निकल गए। अब तो वहां पर भार्गव अकेला लेटा हुआ था, उसके पास उसका लैपटॉप और फोन कुछ भी नहीं था सिवाय एक बुक की, वो भी एक लव स्टोरी, जिसे देखकर भार्गव को नम्रता की याद आ गई। भार्गव को याद आया कि उसे नम्रता को ये सच बतानी भी होगी कि इस किडनैपर का लोकेशन ठीक उसके कॉलेज के कुछ दूरी पर ही, वो भी में चौहरे के पास। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह ये सब कैसे करे। उसके बाद वो वहीं पर बैठे बैठे वही सब सोच रहा था। फिर से उठने की कोशिश करता लेकिन ये क्या, वो फिर भी कामयाब नहीं रहा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कुछ भी है ही नहीं। लाइक एस पैर, बाकी हाथ का वह हिला दुला ले रहा था लेकिन पैर उतना कम नहीं कर रहा था। उसे कुछ में समझ में नहीं आया। एक्स बीबी तभी उसकी माँ आ गई और वह भार्गव के पास जाकर उनसे पूछी कि क्या हुआ बेटा, ये सब कैसे हुआ, तुम्हारी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई, तुम्हें तो बस एक सीडेटी थी और तुम इस कदर लेट गए, मुझे विकास भाई लेने कॉलेज गए। भार्गव बोला, नहीं मोम ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा था, पता नहीं क्यों क्या हो गया, लगाया है फूड पॉइजनिंग हो गया होगा और कुछ भी नहीं, आज मैंने बहुत एनर्जी ड्रिंक और बहुत कुछ खा लिया था। उसके बाद डॉक्टर अंकल बोले, रिया भाभी तुम घर चली जाओ, मेरी कर लेते जाओ, मैं भार्गव लेकर चला आऊँगा, अभी उसे थोड़ा और आराम की ज़रूरत है ना। उसके बाद रिया बोली, वैसे मैं अकेली जाकर क्या करूंगी, घर पर ही विशाल भी नहीं है, मैं भार्गव के पास रह लेती हूँ। उसके बाद वह सामान के सोफे पर बैठ गई। भार्गव अपनी मॉम से कहा, मॉम मुझे क्या आप मोबाइल देंगी मेरा। कुछ देर के सीखने के बाद वह बोली, तुम्हें तो आज वैसे भी तुम्हें आज मोबाइल और लैपटॉप दोनों बंद है, ज़्यादा नहीं केवल कल तक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। चैप्टर 16 किडनैपर से सवाल। भार्गव का पूरा शरीर काम करना बंद कर चुका था, लें उसे चिंता इस बात की थी उन दोनों का क्या होगा। मुझे एडमिट हुए 5 घंटे के करीब हो चुका था और वह उन दोनों को किसी पुराने गराज में बंद के रखा था, अगर वे लोग भाग गए तो उसका पोल खुल जाएगा और आगे क्या बनने वाला था। वह हॉस्पिटल में था, उसने देखा कि इसकी मॉम वही सोफे पर बैठी थी, वह उठाना चाहता था कि ताकि वह बाहर जा सके लेकिन अभी भी उसकी शरीर का पूरा अंग सुना पड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसीलिए वह आधा उठ गया और दोबारा उठने की कोशिश करने लगा और तभी उसकी माँ आ गई और वह उससे पूछी, क्या है भार्गव, कहीं जाना था क्या। भार्गव बोला, नहीं मॉम आप बैठे रहिए, क्यों परेशान हो रही है, मैं चला जाऊंगा न जहां मुझे जाना होगा। और वह अपना पूरा दम लगाकर उठ तो लेकिन उसके पैर आगे बढ़ने के नाम नहीं ले रहे, वह उन्हें उठा ही नहीं पा रहा था। हालांकि वह मेंटली और फिजिकल बहुत फिट था लेकिन वीर को समझ में नहीं आया कि इतनी दंगा उरस ड्रग्स मार्केट में आसानी से नहीं मिलता होगा, आखिर आइस अकाउंट बनाया होगा, उसे टॉयलेट जाना भी बड़ा मुश्किल होगा। वह एक बुक लेकर फिर बैठ गया, उसकी मॉम वही थी, रात होने वाली थी। भार्गव पूरी बुक एक बार खत्म कर दिया, किसी मेडिकल पर बेस्ड थी। वह इतना गुस्सा था कि सारा बुक पढ़ लिया। उतने में विकास अंकल आ गए और बोले, ये लो तुम्हारा इलाज, मुझे कितना ढूंढना पड़ा इसे, और उसने एक इंजेक्शन लगा दिया। वह एक एंटीडोट था जो कि किसी भी ड्रग्स का असर आसानी से खत्म कर सकता था। और करीब 1 घंटे के बाद भार्गव के ऊपर से पूरा ड्रग्स का आसन तो नहीं पर काफ़ी हद चल गया था। अब वह अपन पैर को कंट्रोल कर पा रहा था। उसके बाद वह सभी लोगों के साथ चला। वह देखा कि उसके कार अभी वहीं पर था, पता नहीं उसमें अब भी होगा कि नहीं। भार्गव घर पहुंचा और सीधे अपने रूम में चला गया। उसके बाद वो कुछ सोचा और फिर अपना लैपटॉप निकाल कर काम करने लगा। उसके कुछ देर बाद उसकी मॉम विकास अंकल के घर चली गई और भार्गव को मौका मिल गया वहां से बाहर जाने का, और वह उसके बाद बाहर निकल गया, सीधे उस बंद हुए गराज में गया जहां पर वह दोनों को बांधा हुआ था। भार्गव पहुंचकर देखा कि वे दोनों वहीं पर थे। वह उनसे तुरंत पूछा, चल बता कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश क्यों किया, मुझे पता था तुम लोग मुझे नहीं बल्कि रिया मैम को किडनैप करने के लिए आए थे और मैं उसमें से निकला गया। चल अब इसके पहले से बता कि तुम लोग उनका क्यों पीछे कर रहे थे और क्या चाहते थे वे लोग। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे और भार्गव बोला, चल बता, मेरे पास तेरे लिए इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी कम है, या मैं तुम दोनों को उड़ा दूं सीधा ऊपर के लिए। वह आदमी अभी भी चुप था, कुछ बोला नहीं रहा था। भार्गव ने एक बाग निकाला और उसमें से एक बड़ा सा पिलास निकला और उनमें से एक का हाथ पकड़कर उसका नाखून को पिलास से पकड़कर उखड़ने लगा। वह जल्दी जल्दी से यह जानना चाहता, वह बड़ी जोर से चिल्लाने लगा। भार्गव ने दोबारा पूछा, चल अब बोल, कौन था वह आदमी जिसके लिए तुम दोनों काम कर रहे हो, क्योंकि इतना बेवकूफ़ आदमी यह प्लान नहीं बना सकता। उसके बाद वह आदमी नहीं बोला लेकिन उसका साथी जिसके साथ वह कुछ भी नहीं किया था वह बोला, सर हमें जाने दीजिए, हम छोटे मोटे गुंडे हैं और हम लोग छोटी मोटी चोरियां करते थे और ये मेरा पहला केस था किडनैपिंग का, मुझे नहीं पता क्योंकि हमें 5 लाख रुपए मिले थे और फोटो की इसी को किडनैप करना था। भार्गव बोला, अच्छा चल ये बता कि पैसा कैसे मिला था, कैश या बैंक में, और कोई कॉन्टैक्ट डिटेल था क्या तुम्हारे पास।
वह आदमी बोला हम लोग आमने सामने ही मिलते हैं, और वह आदमी एक लग्जरी कार से आया था, पैसे देकर वहां से चला गया। उसके बाद भार्गव ने उसकी दूसरी उंगली पकड़ और इस बार दूसरे उंगली को निकलने लगा। उतने में वह आदमी बोला अब क्या चाहिए तुझे, हमने बता दिया जो हमें पता था, मुझे जाने दीजिए सर। वह बोला तुम लोग अभी नहीं जाओ जब तक मुझे सच सच नहीं बता देते हो। उतने में रिया मॉम ने कॉल किया, जिसे देखकर भार्गव बाहर आ गया और बोला हाँ हाँ मॉम क्या हुआ। रिया बोली देख रूबी जा रही है तेरे लिए खाना लेकर, डोर को खोल देना। भार्गव की यह सुनते ही फट गई, क्या रूबी आ रही थी। वह वापस आया और दोनों के पीछे गया और उनके बॉडी में एक ट्रेसर चिपकाया और उनके जेब में एक नोट डालकर उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद भार्गव वहां से निकल लिया। वह जल्दी जल्दी में अपने घर आने लगा और वही पीछे से अपने रूम में जाने लगा, लेकिन ये क्या रूबी उसके घर में आ चुकी थी और ये क्या होने वाला था। वह भार्गव के रूम की तरफ जा रही थी। भार्गव ये सब अपने वॉच में देख रहा था और वह डोर को नॉक करना शुरू कर दिया, लेकिन भार्गव उसमें था ही नहीं तो डोर कैसे खोलता। वह तो रस्सी के सहारे से अपने रूम में घुसाने वाला था। वह अपने वॉच में कुछ किया और रस्सी अपने आप ऊपर जाने लगी। भार्गव ने रस्सी पकड़ लिया और ऊपर की तरफ चला गया। जैसे ही वह अपने रूम में गया देखा कि रूबी अभी भी डोर को नॉक कर रही थी। भार्गव अपना बैग निकला और वहां पर रखा करके अलमारी को लॉक कर दिया। उसके बाद वह डोर खोला, शायद वह कुछ भूल गया और बोला क्या हुआ चलो खाना आग दो टांके पर, मैं अभी आया थे थोड़ा हाथ धो लूँ बस। उसके बाद भार्गव ने अपना हाथ आगे किया, उसके हाथ में कुछ खून लगा हुआ था। रूबी देखते ही बोली ओ ये भार्गव कहा गया था, ये खून कैसे लगा है तुझे। आगे अब क्या होने वाला था। भार्गव की हवा टाइट हो गई, उसकी बोलती एकदम से बंद पड़ गई। वह बोली क्या बात कर रहा है तू, मुझे क्या कहा लगा हुआ है, कुछ तो नहीं, चल ज्यादा मत सोच, ये कलर है, आगे क्या होने वाला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। चैप्टर 17 केस ऑफ एंड। भार्गव उन दोनों छोड़कर वहां से अपने घर जल्दी जल्दी के चला आया और अपने रूम से जल्दी जल्दी के बाहर निकाला। वह ध्यान ही नहीं दिया कि उसके हाथ में कुछ तो खून लगे हुए थे। रूबी उसके में लगे को देखती हुई बोली भार्गव ये क्या है। भार्गव बोला कहा क्या है, चलो तुम खाना निकालो। रूबी बोली कहीं और नहीं, तुम्हारे हाथ में ये खून कैसा है। भार्गव अपने हाथ को देखा तो उसके होश ही उड़ चुके थे। वह बोला कुछ नहीं रूबी, यह बस लाल रंग है, मैं वो कुछ कर रहा था। रूबी बोली मैं पागल दिखती हूँ, ब्लड और कलर में अंतर नहीं जान पाऊंगी, कुछ सच बताओ ये सब कैसे हुआ। भार्गव बोला कैसे भी नहीं, बस तुम खाना निकालो, ये सच में कलर ही है। रूबी नहीं मानी तो भार्गव बोला वो मेरे उंगली में थोड़ा सा चोट लगा गया, इसीलिए तुम खाना निकालो, मैं अभी आया। उसके बाद भार्गव वॉशरूम में चला गया। वहां वह आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को कोसती हुए बोला सच में मैं तो अभी पकड़े जाने वाला था, बाल बाल बचा, अब मैं क्या करूं। अगर उसे पता चला कि मेरे हाथ में कोई चोट नहीं तो वह वॉशरूम में कोई शार्प चीज ढूंढने लगा, लेकिन मिला ही नहीं। अब तो उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो फिर से कुछ ढूंढा और परफ्यूज याद आया, शायद उसका बेल्ट उसके काम में जाए, और वह उसी से अपने उंगली को हल्का सा कटा लगा, लेकिन बेल्ट कोई नाइफ नहीं था तो वह थोड़ा सा दम लगाया और उसका उंगली में बेल्ट लगी घाव कर दिया। अब खून रुकान एक का नाम नहीं ले रहा था और भार्गव उसे पानी से साफ किया। उसके बाद वह वहां से चला आया। उसके बाद जब वह बाहर निकला तो रूबी बाहर ही मेडिकल किट लेकर खड़ी थी। रूबी ने जैसे देखा कि भार्गव की मिडिल उंगली में काफी अंदर तक कट गई थी, वह गुस्से से बोली क्या भार्गव कैसे लगी तुझे, तू कर क्या था, इससे ये चोट लग गई। भार्गव को दर्द हो रहा था लेकिन वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रूबी समझ गई ये फिर से कुछ छुपा रहा है, वह भी कुछ नहीं बोली और भार्गव के पास जाकर उसकी उंगली पर पट्टी करने लगी। भार्गव बोला ये क्या है रूबी, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, बस हल्की सी चोट है और ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। रूबी ने कहा चुप रहो, बोलना मत, बस बांध दिया, समझ गए कि नहीं, और निकालने की सोचना भी मत। भार्गव बोला क्या कर रही है, मैं फिर खाना कैसे खाऊंगा। ये सुनकर रूबी हंसने लगी और बोली बस तुम हाँ कहो तो मैं कल से सब कुछ करूँ। भार्गव बोला रूबी किस चीज के लिए तुझे हाँ करूँ, तुम कहना क्या चाहती हो। रूबी कुछ देर तक विशाल को देखने लगी। वह अपने आप से कही काश मैं तुमसे कह पाती, मैं हमेशा तुम्हें अपने आसपास देखनी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कैसा होगा। मैं अगले साल MBBS की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली जाऊंगी, लेकिन तुम तो यही रहोगे। कहीं इसे कोई लड़की पसंद आ गई और ये जाकर प्रपोज कर दिया तो मेरा क्या होगा, मुझे इसे प्रपोज कर देना चाहिए। वह यही सब सोच रही थी कि इतना में भार्गव उसका हाथ पकड़ उसे हिलाने लगा और बोला क्या हुआ, रूबी कहाँ खो गई। अचानक भार्गव की आवाज़ सुनकर रूबी अपने आप से बाहर आई और बोली कुछ नहीं, मैं तू ही खाना खिला दूँ अगर तुम हाँ कहो तो। भार्गव बोला नहीं नहीं ओके अब तुम जा सकती हो महारानी, और हाँ इसके बारे में मॉम से मत बताना, मैं खा लूंगा। रूबी जमीन पर अपना पैर पटकते हुए बोली नहीं तुम कैसे खाओगे, मैं खिला दूंगी, समझे कि नहीं। उसके बाद भार्गव बोला चल तू जा, मैं अपने रूम में जाकर खाना खा लूंगा। रूबी बोली अगर मॉम होती तो उनके हाथ से अरमा से खा लेता, पता नहीं इतने एटीट्यूड क्यों दिखाता है। भार्गव उसके बाद अपने रूम में खाना लेकर खा लगा और अपने लैपटॉप से उनके लोकेशन को ट्रेस करने लगा, लेकिन दोनों के लोकेशन दो अलग अलग रूट पर हो गए। उसके कुछ देर बाद अचानक से गायब हो गए। उनके ट्रेसर अचानक काम कारण ही बंद कर दिया। काहिर क्यों, भार्गव को कुछ समझ में नहीं आया क्या। उसके बाद भार्गव ने कुछ सोचा और अंतिम लोकेशन चेक किया। ये उनका आखिरी लोकेशन कॉलेज के ऐसा पास ही था। उसके बाद वे लोग एकदम से गायब हो गया, जैसे कि किसी ने उस ट्रैकर को तोड़ दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आया।
भार्गव ने सोचा कि शायद कोई तो है जो उससे भी होशियार है और अब वह क्या करेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। भार्गव को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है ये जिसने ये सब कांड कर रहे थे। वह रात होने का इंतजार करने लगा और कुछ समय बाद उसकी मॉम वहां पर आ गई, जिसे देखकर भार्गव अपने रूम को लिए बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगा। करीब 11 बजे वह अपना गेटअप चेंज किया और खिड़की से निकल गया। इस बार उसने एक नया गैजेट बनाया, पूरा प्लान के साथ शुरू कर दिया। सबसे पहले वह उस जगह गया जहां वह देखा कि वह आदमी का अंतिम लोकेशन पर पहुंचा जिसे वह किडनैप किया था। उसने ठीक उसके लोकेशन के लास्ट सीन्स पर पहुंच देखा तो वह उसके कॉलेज के ठीक पीछे था। वहां पर एक जगह आग जल रही थी जिसे देखकर भार्गव एकदम से डर गया और वह देखा कि उसके आसपास कुछ ब्लड के निशान थे। दोनों देखने से ही अलग अलग लग रहे थे। भार्गव ने उसे टेस्ट के लिए उठा लिया और पास जाकर देखा तो वो बहुत से हड्डी पड़ी हुई थी जो कि इंसान के ही थे। भार्गव समझ नहीं पा रहा था कि इतना दरिंदा कौन हो सकता है जिसे जरा सी भी खौफ नहीं थी। उसने देखा उसका जीपीएस ट्रैकर वहीं पर टूटा हुआ पड़ा था। भार्गव ने कुछ और ढूंढा पर उसे कुछ नहीं मिला। वह देखा कि ये पर करीब 5 से ज़्यादा हड्डियां थी जो पूरी तरह से जली हुई नहीं थी। उनमें से लगभग उसे 2 लड़कियां और लड़के की हड्डियां थी। भार्गव अब समझ गया कि ये सब कोई आम किडनैपर का काम नहीं है, जरूर यह किसी बड़े साइको का काम है। वहां पर खंडहर में ये सब हो रहा था और कॉलेज के करीब होने से कोई शक भी नहीं करता होगा। उसे अब समझ में आ गया को ये किसी न किसी ऐसे आदमी का काम है जो उसके कॉलेज का कोई स्टूडेंट या फिर कोई वर्कर होगा। उसके बाद भार्गव वहां पर एक सीक्रेट कैमरा लगाकर वहां से निकल गया। रात के 3 बज चुके थे। वह आराम से घर आकर सो गया और उसकी मॉम को शक भी नहीं हुआ। उसके बाद वह सुबह उठा तो वह सुबह ब्लड टेस्ट करवाने के लिए एक लैब में चला गया। उसे पता चला कि दोनों ब्लड अलग अलग पर्सन के थे। उसे अब समझ में आ गया कि उसे आगे क्या करना था। वह अपने मॉम के साथ कॉलेज चला गया लेकिन वहां पर वह आज पढ़ने के लिए नहीं आया हुआ था। उसका पूरा ध्यान कॉलेज के सभी स्टूडेंट पर लगाया कि किसे चोट या कुछ लगा हुआ है। वह पहले सभी टीचर को देखा कि कहीं चोट नहीं लगी हुई थी। उसके बाद अपने क्लास में गया। उसे कहीं भी किसी के हाथ में कुछ दिखा नहीं। वह हर क्लास में जाने लगा। फिर अंतिम बार वह 3rd ईयर के क्लास में गया जहां पर उसने देखा कि एक लड़का जो इसके बगल से निकाला उसके हाथ में कुछ लगा हुआ था। वह पीछे मुड़ा देखा तो वह पीछे से वैसा ही दिख रहा था जैसे कि कल भार्गव ने अपनी कार के पास से जाते हुए देखा था। अब भार्गव दौड़कर आगे गया और आगे से देखा कि उसके लेफ्ट हाथ में कोई एक पट्टी लगी हुई थी। अब उसे विश्वास हो गया कि हो इन सब के पीछे वही था। वो कार पार्किंग में गया, देखा तो वही कर थी जो उसे कल रात को बाहर आते हाई और अंदर आते हुए दिखी थी। आज भार्गव क्या करने वाला था जब को उसे सब कुछ पता चल गया था। आगे क्या भार्गव सीबीआई को बताएगा? क्या भार्गव द शैडो बनकर न्याय करेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। चैप्टर 18 भार्गव वीएस प्रोफेसर विवेक। भार्गव वह पर आ चुका था लेकिन ये क्या था जो कुछ वह सोचा सब कुछ उसके विपरीत था। उसे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी सलाने आ जाएगा। ये क्या कल वही कार जो उसने सेम टाइम पर से उस बंगले से निकली और गई थी। उसके बाद भार्गव ने अपने कॉलेज में ढूंढा तो उसे पता चल को 3rd ईयर का एक स्टूडेंट था जो कि अपने क्लास का टॉपर था। लेकिन भार्गव को मुसा के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह बहुत सीधा दिख रहा था। अब क्या करने वाला था उसे बस उसके ऊपर शक ही था, इसीलिए वह कुछ सोचा और फिर अपने आप से बातें करते हुए निकल गया। उसे वही दिखा था जैसे कि वह उस कैमरा में देखा था। उसके बाद भार्गव वहां से निकल गया और वह कार को देख लिया। वहां पर एक सीक्रेट कैमरा लगाया हुआ था, उसे वह कनेक्ट करके देखने लगा। उसके बाद भार्गव अपने क्लास में जाकर लेक्चर अटेंड करने लगा और यह किया था वह अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। इतने में वह कुछ नहीं बोला और अपना काम करने लगा। वह क्लास में बैठकर कैमरा चेक कर रहा था जब वह देखा कि इतने में वही लड़का जिसे वह 3rd ईयर के क्लेम देखा था लेकिन वह उसकी कार थी। ऐसा मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि उसका काम नहीं कर रहा है। उसके बाद वह और आगे देखना लगा लेकिन कोई भी उसके अलावा उस कार से नीचे नहीं उतारा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भार्गव अभी भी अपने क्लास में बैठकर लैपटॉप में ही बिजी था कि इतने में उसकी क्लास का प्रोफेसर उसे मार्कर के पेन से मारा। भार्गव का ध्यान लैपटॉप में बिजी था लेकिन वह उसे लगाने से पहले ही मार्कर पेन को पकड़ लिया। उसके बाद मार्कर पेन को पास में रखकर वहां पर काम करने लगा। लेकिन ये तो प्रोफेसर का दिमाग खराब हो गया क्योंकि उसका ध्यान था ही नहीं क्लास में, वह तो लैपटॉप में ही अभी भी बिजी था। उसके बाद उसे पूरा क्लास देखने लगी। वे प्रोफेसर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उनके क्लास में कोई भी लड़का इधर उधर सिर भी नहीं हिलाता। लेकिन ये क्या, भार्गव तो उनके क्लास में होकर उन्हें ही नहीं देख रहा था। वह भार्गव के तरफ जाने लगे और पूरा क्लास भार्गव को देखा रहे थे। भार्गव अभी भी लैपटॉप में सभी का कैमरा को एक साथ चलाकर देख रहा था। लेकिन ये क्या, उतने में सर आ गए और लैपटॉप को जोर से बंद करते हुए बोला, ओए लड़के, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके क्लास में हो? तुम विवेक राठौर के क्लास को अटेंड कर रहे हो जिसमें परिंदे भी पर नहीं मारते, लेकिन तुम हो कि पूरा ध्यान ही कहीं अलग पर लगाए हुए हो। तुम्हें कुछ पता भी है मेरे बारे में? भार्गव उनको देखते हुए बोल, सॉरी सर, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा था जो कि इससे ज़्यादा ज़रूरी था और कुछ नहीं। विवेक सर उसके बात को सुनकर बोले, तो वो तुम हो जिसने एंट्रेंस टेस्ट का 100 में से 95 क्वेश्चन सही किए थे। तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हें क्लास में रहने की ज़रूरत नहीं? तुम आ गए हो कहीं से टॉप में, लेकिन मेरे टेस्ट में तुम 4 सवाल भी करके दिखाओ तो मैं भी जानूं कि तुम कितना तेज हो। भार्गव बोला, क्या बात कर रहे, ये लीजिए आप मार्कर और जाकर पढ़ाए, उसके साथ एक गलती सुधार लीजिए।
जो अपने ऊपर किए थे, और हाँ, हर बुक में आंसर सभी सही या गलत हो ये ज़रूरी नहीं, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ाओ सर। इतना सुनते ही विवेक सर गुस्से से पागल हो गए। कोई भरे क्लास में उन्हें साफ साफ कहा था कि भार्गव को देखते हुए बोला, अच्छा क्या तुम अपने मॉम की वजह से ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम गलत सोचते हो, मैं चाहूँ तो तुम और तुम्हारी मॉम छोड़ो जाने दो बच्चों, क्या तुम लोगों को पता है कि ये रिया मैम के बेटे हैं, शायद उन्हीं के वजह से यह टॉप कर लिया होगा। भार्गव गुस्से से बोला, सर आप कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हैं, जाकर चुपचाप पढ़ाए। इतना सुनते ही विवेक बोला, भार्गव तुम्हें इतना ही आता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। भार्गव बोला, सर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, चलिए एक चैलेंज ही ले लीजिए कि आपका कहना कि हर क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो मैं भी देखूं। चलिए सर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, सर बगल में मैं सॉल्व करूंगा, दोनों साथ में करेंगे। उसके बाद दोनों लोग एक साथ सॉल्व करने लगे। और ये क्या, भार्गव अभी भी सॉल्व कर रहा था, लेकिन विवेक पहले ही सॉल्व कर लिया था। कुछ देर बाद भार्गव ने सॉल्व करके सेम आंसर दिया जो कि बुक में था, जिसे देखकर सभी लोग भार्गव को देखने लगे। आगे क्या होने वाला था भार्गव और विवेक सर के बीच? क्या उनके नीच कन्फ्लिक्ट बढ़ाई जाएगी? क्या भार्गव अपने केस का एंड कर पाएगा? पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सेओ केवल पॉकेट नोवेल पर। भार्गव बोला, सर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, चलिए एक चैलेंज ही ले लीजिए कि आपका कहना कि हर क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो मैं भी देखूं। चलिए सर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, सर बगल में मैं सॉल्व करूंगा, दोनों साथ में करेंगे। उसके बाद दोनों लोग एक साथ सॉल्व करने लगे। और ये क्या, भार्गव अभी भी सॉल्व कर रहा था, लेकिन विवेक पहले ही सॉल्व कर लिया था। कुछ देर बाद भार्गव ने सॉल्व करके सेम आंसर दिया जो कि बुक में था, जिसे देखकर सभी लोग भार्गव को देखने लगे। आगे क्या होने वाला था भार्गव और विवेक सर के बीच? क्या उनके नीच कन्फ्लिक्ट बढ़ाए जाएगी? क्या भार्गव अपने केस का एंड कर पाएगा? चैप्टर 19 प्रॉब्लम सॉल्व्ड। भार्गव उस साइको किलर को बस पकड़ने ही वाला था कि इतने में भार्गव ने देखा कि वह साइको किलर कोई और नहीं उसके कॉलेज के सीनियर ईयर का एक स्टूडेंट था, जिसके हाथ में सेम चोट थी जैसे कि वह अनुमान लगाया हुआ था। कि तभी अचानक उसे एक और सुराग मिल गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही सुराग था कि वही था जो उसकी मॉम के कार में वह जहरीला ड्रग्स लगाया हुआ था। लेकिन भार्गव इस बार में पूरी तरह से कंफर्म नहीं था, और वह यही कारण एक लिए क्लास में बैठकर लैपटॉप में अपने सारे सीक्रेट कैमरा को चालू करके चेक कर रहा था, क्योंकि कल इसी टाइम उसके ऊपर यह सबन कुछ फैला हुआ था। लेकिन अब क्या था होना था वह यही सब में बीसी था कि इतने में प्रोफेसर से उसका पंगा हो गया। भार्गव सर को कुछ कहने वाला नहीं था, लेकिन विवेक सर भी उसका फायदा उठाने के लिए उसे हड़काना शुरू कर दिया और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसके बाद दोनों लोग चैलेंज करके के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। यह क्या था, दोनों लोग एक साथ बोर्ड के दोनों तरफ प्रॉब्लम को स्लो करने लगे कि भार्गव ने कुछ नहीं बोला और वह प्रॉब्लम को स्लो करने लगा। ले विवेक सर बोले, भार्गव मुझे पता था कि तुम टीप टॉप करके टॉप किए हो, और भला किसी में इतनी हिम्मत है कि वह मेरा पूरे क्वेश्चन को करने में सक्षम हो पाए? ये सुनकर भी विशाल कुछ नहीं बोला और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ था। लेकिन ये क्या था, उतने में विवेक ने अपना आंसर दिया, वही जो हमेशा से ही वह लता था। विवेक बोला, क्यों क्या हुआ, निकल गई हवा तेरी बेटा, बोलना आसान है लेकिन करना कठिन है। इस प्रॉब्लम का आंसर गाकट है और यह आएगा भी नहीं। भार्गव बोला, सॉरी सर लेकिन आप बेट हार गए, मुझे नहीं पता कि आपको शायद मैथ अति भी है, मुझे लगता है आप टिप टॉप के साथ पैसा खिलाकर यहाँ तक पहुँचे हो तभी तो इतना सरल क्वेश्चन आपको नहीं आता। और वह अपना माकर विवेक को देकर बोला, लीजिए सर, जहां आपको समझ में बोल देना सर, मैं समझा दूंगा। उसके आंसर को देखकर सभी की आंखें फटी की रह गई। लेकिन ये क्या था, आगे क्या होने वाला था? उसके बाद सभी स्टूडेंट उन्हें देखना विवेक की भी हालत खराब हो गई। उन्हें ये लग ही नहीं रहा था कि जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया वह बड़ी आसानी से मात्र कुछ ही देर में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या होने वाला था? विवेक बोला, भार्गव तुम बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, इस सवाल का किसी के पास भी जवाब नहीं, लेकिन तुम कैसे कर लिए, ये पक्का गलत होगा। भार्गव, क्या सर आपको भी पता नहीं कि यह आंसर सही है या गलत? ध्यान से देखिए कि कहाँ गलत है। मैंने शुरू में आपकी ही तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन बाद मैंने आपको गलती को सुधार दिया है, समझ गए? और हाँ सर, मैंने ये प्रॉब्लम बुक के राइटर के पास भी भेज दिया है, आप वेट करिए, कल तक इसका प्रॉब्लम और मेरा नेम दोनों न्यूज़पेपर में छाने वाला है। अब क्या था, उसकी यह बात सुनकर विवेक के पसीने छूट गए। उसके बाद क्या था, विवेक इतनी जल्दी हार नहीं मनाने वाला था। और विवेक बोला, वैसे तुम कहानी बहुत अच्छे बना लेते हो, तुम्हें कुछ पता भी है इस बुक के राइटर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, तुम्हें क्या लगता है तुम इनसे आसानी से मिल सकते हो? रुको, क्या हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हो क्या? उसके बाद कुछ बोला नहीं। उसके बाद विवेक कॉल लगाया अपन कॉलेज के मट के होड़ को, जिससे विवेक की बहुत जमती थी, जिसे देखकर भार्गव बोला, शून्य हो सर, आप होड़ को बुला रहे हो, बुलाई मैं भी देखूं कि एनएम कितनी पावर है। उसके बाद कुछ ही देर में होड़ के साथ प्रिंसिपल और 2-3 टीचर के साथ रिया भी आई हुई थी। रिया ने देखा कि भार्गव और विवेक दोनों सामने स्टेज पर थे और बच्चे अपने बेंच पर बैठे हुए थे। भार्गव को देखते हुए मट के होड़ बोले, क्या हुआ बेटा, तो तुम हो यहाँ के बड़े नेता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम टीचर को चैलेंज कर रहे ही?
भार्गव बोला, सर ऐसी कोई बात नहीं, मैंने देखा कि सर ने ये क्वेश्चन गलत किए थे, लेकिन ये क्या मुझे, मैं अपना काम करने लगा, लेकिन सर बिना मतलब के मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोला, जिसे देखकर मैं कुछ बोल नहीं सका और दोनों ए नौ अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेकिन विवेक बोल रहे हैं कि ये गलत है और मेरा सही है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने बुक के सेम आंसर को सॉल्व किया है लेकिन सर के आंसर गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका सही है। अब आप देखकर बताइए कि इसमें कहाँ से क्या गलत है। एचओडी सर, मिस्टर विक्रम के साथ भार्गव की मॉम भी बड़े ध्यान से उसे देखने लगी, लेकिन ये क्या किसी को कोई गलती नहीं दिखी। फिर भी विक्रम विवेक का साथ देते हुए बोले, भार्गव तुम्हें कैसे लगा कि यह तरीका सही होगा? भार्गव देरी ना करते हुए बोला, क्या सर आप कोई एक रीजन बताइए कि यह तरीका गलत है या मैंने कुछ उलट सीधा करके इसे बनाया होगा? आखिर क्या गलत लगा रहा है? सर आपको बिना मतलब के मुझे गलत कहना ये भी सही नहीं है ना। विक्रम बोले, तुम ज्यादा बोल रहे हो बच्चे, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा सॉल्व करने का तरीका कुछ सही नहीं लगा। इतना सुनते ही भार्गव ने मिस्टर विक्रम को गुस्से से देखा और बोला, ठीक है सर, आप ही सही तरीका से लगा दीजिए। मुझे लगता है कि आपको भी नहीं आता हो तो दूसरों के साथ मिलकर डिस्कशन करने से ये दूर हो जाता है, लेकिन न इसे छुपाने से। मिस्टर डीन बोले, तुम ज्यादा बोल रहे हो प्रिंसिपल, इसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दीजिए। अब क्या था ये सुन एक बात पूरा क्लास शांत रह गई और भार्गव भी शायद यही कुछ चाहिए था। आगे क्या होगा? क्या भार्गव सस्पेंड हो जाएगा अपने कॉलेज से? क्या भार्गव विवेक और विक्रम को गलत साबित कर पाएगा? आगे क्या होने वाला था, क्या इतना सुनते हैं। चैप्टर 20, भार्गव का सस्पेंड, साइको किलर का पता। भार्गव अपने क्लास में प्रोफेसर विवेक को चैलेंज कर लिया था और क्या था, विवेक में एचओडी ऑफ मैथ के मिस्टर विक्रम को बुला लिया, जिनके साथ प्रिंसिपल और रिया भी आ गई और उसे देखने के लिए सभी लोग वहीं पर आ गए। उस बाद भार्गव कुछ नहीं बोला। विक्रम ने वो सलूशन देखा कि उन्हें वो कहीं से भी गलत नहीं लगा, लेकिन विवेक का साथ देने के लिए वे भी, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या चाहते हो ये, पर किसी को कुछ भी नहीं आता और तुम ही हो, तुम्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर की इंसल्ट करने की, वो भी क्लास में। भार्गव बोला, क्या बात कर रहे हैं सर, मैं क्यों किसी का इंसल्ट करूंगा, आप चाहे तो ये देखकर सोच स्केट है। उतने में विक्रम बोला, तुम अपने आप को ज्यादा समझ रहे हो प्रिंसिपल, इस लड़के को 1 वीक के सस्पेंड कर दीजिए। प्रिंसिपल भी कुछ कर नहीं पाए और उन्हें सस्पेंड ऑर्डर जारी कराना पड़ा, लेकिन ये रिया बीच में कुछ बोलने वाली थी। इतने में भार्गव कुछ इशारा किया और बोला, सॉरी सर। भार्गव वहां से चुपचाप जाने वाला था कि इतने में विवेक बोला, क्या हुआ, सारी एकड़ी निकल गई तेरी, मुझे पता था कि तू टीप टॉप करके एग्जाम में टॉप किया था। भार्गव प्रिंसिपल से बोला, सर मेरा भी एक अनुरोध है, रूल के अनुसार मैंने टीचर की इंसल्ट किया तो मुझे 1 वीक के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन अगर टीचर ही गलत हो तो उसे क्या मिलेगा? और यही नहीं, अगर किसी का टेस्ट पेपर में सबक गलत हो, वो भी एक नहीं 55 सवाल गलत हो, तो उसके साथ क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल ये सुनते ही हैरानी से भार्गव को देखने लगे और बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? भार्गव बोला, सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि इस बार आपके कॉलेज का इंट्रेंस टेस्ट किसने बनाया था, लेकिन आपके टेस्ट में 5 सवाल ऐसे थे जिनके आंसर सही थे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं थे। नहीं तो आपका क्या राय, उसके लिए क्या सजा होगी? तैयार रहिए, कल ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर से मिलते हैं 1 हफ्ते बाद, उससे पहले मैं नहीं आने वाला हूँ सर। उसके बाद भार्गव वहां से चला गया। रिया अपने बेटे को देखकर मन में हंस रही थी। सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट के चेहरे पर अजीब सा डर था, क्योंकि यह किसी को नहीं पता था कि कौन 5 क्वेश्चन गलत था। विवेक और विक्रम दोनों की हालत खराब थी, क्योंकि उन्हें पता था वे लोग 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो सेम बुक से लिए थे, लेकिन उनका करेक्ट आंसर उसमें से निकलकर अपने अपने आंसर उसमें लिख दिए थे और उसी में से एक प्रॉब्लम का सही आंसर भार्गव का दिया था। लेकिन कल क्या होने वाला था? क्या सच में भार्गव उनसे मिल चुका है? भार्गव अपने कार के पास चला गया और कार में बैठकर ये देखने लगा कि आखिरकार यह पर क्या हो रहा था। भार्गव अपना लैपटॉप चालू करके कुछ करने लगा। उसने देखा कि कैमरा में कोई और नहीं बल्कि आज फिर से वही लड़का आया हुआ था और आज उसका फेस उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। भार्गव आज पहले से तैयार हो चुका था, आज तो वह उसे नहीं छोड़ने वाला था और यही किया। वह अपने कार में ही बैठा था कि उतने में वह लड़का वहां पर आ गया और सीधे अपन कार में बैठकर वहां से जाने लगा। भार्गव ने ठीक कुछ दूरी से उसका पीछा करने लगा और ये क्या, वो लड़का सीधा अपने बंगले में चला गया। भार्गव को अब यकीन हो गया था और वह उस घर घुसने के लिए जी सोच रहा था, तभी वह देखा कि उसका कार सामने से उसके बिला से निकल रही थी। भार्गव वहां से छुपाते हुए निकल गया, लेकिन ये क्या, वह देखा कि वह लड़का बड़ी तेज का चला रहा था। भार्गव इस बार कर से पीछा करने लगे कि इतने में वह देख कि वह कर सेम वहीं पर जा रही थी। भार्गव कुछ न सोचते हुए उसका पीछा किया जा रहा था और ये क्या, वह कॉलेज के पीछे के खंडहर में ही चला गया। यह क्या था? भार्गव भी अपना कर बाहर एक होटल के सामने पार्क करके वहां से निकल गया। भार्गव ने अपना गेटअप चंगे क्या और वह खंडहर में पहुंच गया। वह देखा तो खंडहर में करीब 20 लोग खड़े हुए थे। भार्गव धीरे धीरे चुपके से हर किसी को बेहोश करके खंडहर के तरफ जा रहा था और वह जब खंडहर के करीब गया तो देखा कि जो लोग बेहोश थे वो लोग भी फिर से वापस उठाने लगे थे। लेकिन ये कैसे थे? क्या इसका एंटीटाइड वे लोग पहले से ही ले चुके थे? लेकिन कैसे? और भार्गव खंडहर के अंदर जाने वाला था कि मितामे में सभी लोग हमला कर दिया। भार्गव देखा कि वह यही आदमी था जो इस दिन पैसा लेकर उसके करीब आया हुआ था और विशाल उसके पैर में ट्रैकर लगा दिया था।
वह आदमी ये देखकर हंसने लगा और बोला, तुम भार्गव जी न, तुमने अपनी माँ को कितनी बार बचा लिया, लेकिन तुम्हारे कारण के बाद क्या होगा उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड के वजह से मैंने अपना बेटा खोया है, इस बार तो उनकी मौत फिक्स है। भार्गव ये सुनते ही उस आदमी के ओर दौड़ा और सामने दो लोग को बड़े ही आसानी एक मारकर जमीन पर गिरा दिया और उस आदमी को पकड़कर उसे हाई लेवल का पॉइजन दे दिया, जिससे वह कुछ ही पल में उस जहर फैलने लगा और उसका हार्ट ब्रस्ट जोन गया और उसके मुख से खून निकलने लगा और वह जमीन पर मर गया। भार्गव ने उसके से अपना ट्रकर निकला और उन लोगों को देखकर कहा, जिसकी फैमिली हो जो यहाँ पर मरना नहीं चाहता है वह यहाँ जा सकता है, कहीं यूज कुछ भी मैं ही करूँगा, लेकिन जो रुकेंगे वे मरेंगे। उतने में वहां से सभी लोग गायब हो गए और ये क्या, उन लोगों के चले जाने के बाद भार्गव इस खंडहर के अंदर जाने लगा। वह जो कुछ दिखा उसका होश ही उड़ गया और वह साइको किलर एक मास्क पहनकर कैमरा के सामने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर रहा था, जिसे देखकर भार्गव ये सब देखकर दिमाग खराब हो गया। आगे क्या होने वाला था, भार्गव क्या साइको किलर को मरने में कामयाब होगा कि नहीं।